2 जून 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कानूनी तंबाकू खरीद की आयु बढ़ाने और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए COTPA यानी कोटपा अधिनियम में संशोधन किया है? एक बार और प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कानूनी तंबाकू खरीद की आयु बढ़ाने और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए COTPA अधिनियम में संशोधन किया? ए महाराष्ट्र ने, बी दिल्ली ने, सी तमिलनाडु ने या डी कर्नाटक राज्य ने? किसने किया ये संशोधन किया? COTPA अधिनियम में किस राज्य ने संशोधन किया? तो यह राज्य का राज्य इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्नाटक ने COTPA कर्नाटक संशोधन अधिनियम 2024 पारित करके तंबाकू नियमन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। क्या एक ऐतिहासिक कदम उठाया? यह कानून तंबाकू खरीदने की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष कर देता है और हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिसमें कैफे, पब और रेस्टोरेंट में चलने वाले हुक्का बार भी शामिल है। ये संशोधन सार्वजनिक रूप से धूम्रपान और थूकने जैसे उल्लंघनों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करते हैं और खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य तंबाकू की खपत को कम करना है, खासकर युवाओं में, और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत इन उपायों को बरकरार रखा है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य केंद्रित शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कि इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया, उस शहर का नाम पूछा जा रहा है। कौन? ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलुरु में या डी हैदराबाद में? तो कहाँ पे इसको यहाँ पे नई दिल्ली में यानी दिल्ली में। ऑप्शन ए। दक्षिण दिल्ली के किलोकरी, कहाँ पे? किलोकरी में 20 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का उद्घाटन किया गया, जिससे यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उपयोगिता स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली बन गई है। यह परियोजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि यह देश की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। BESS सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करके ऊर्जा विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रणाली स्वच्छ ऊर्जा और ग्रिड स्थिरता की दिशा में दिल्ली के प्रयासों का समर्थन करती है और पूरे भारत और व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इस तरह की परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? शहर का नाम पूछ रहा है, किस शहर में नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ए
मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी कोलकाता में या डी चेन्नई में। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। कहाँ पे? ये कोलकाता, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के कहाँ पे? राजा रहाट में, राजा रहाट, कहाँ में ये? राजा रहाट, ठीक है, ये राजा रहाट। राजा रहाट में एक नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। किसके? तो अमित शाह के द्वारा। 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह उन्नत सुविधा न केवल पश्चिम बंगाल राज्य बल्कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कई पड़ोसी क्षेत्रों की सेवा के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रयोगशाला से पूर्वी भारत में फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने और एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में त्वरित और अधिक सटीक आपराधिक जांच में सहायता मिलने की उम्मीद है। कोलकाता का चयन क्षेत्रीय पहुंच और परिचालन दक्षता के लिए इसके रणनीतिक स्थान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? ए तेलंगाना का, बी कर्नाटक का, सी तमिलनाडु का या डी उड़ीसा का। किसका गठन किया गया था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होगा किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? इसका तेलंगाना का, ऑप्शन ए। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होगा तेलंगाना भारत का कौन सा 28वां राज्य बना? इस दिन को एक अलग राज्य बनाने में लोगों के प्रयासों के सम्मान में तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिलने से पहले 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विलय कर एक तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया था। इस स्थापना दिवस को विभिन्न स्थानों जैसे नामपल्ली के गन पार्क और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, जो इस क्षेत्रीय स्थापना के सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन सा किसे नियुक्त किया गया? ए आशीष पांडे और कल्याण कुमार को, बी ए मणि मैखलाई और एमबी राव को, सी रजनीश कर्नाटक और देवदत्त चंद को, या डी संदीप बख्शी और संजीव चड्ढा को। किसको नियुक्त किया गया एमडी में, एमडी के रूप में? ठीक है, तो इस एमडी का नाम है, इनका नाम है आशीष पांडे और कल्याण कुमार। आशीष पांडे और कल्याण कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी ने आशीष पांडे और कल्याण कुमार को क्रम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान कार्यकारी निदेशक पांडे एम मरी मैखलाई का स्थान लेंगे। किसका? ए मरी मैखलाई का स्थान लेंगे। कौन? आशीष पांडे। जबकि पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार एमबी राव का स्थान लेंगे। इसका एमबी राव का स्थान लेंगे। ये नीतियां प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ावा देना, निरंतरता सुनिश्चित करना और परिचालन दक्षता बढ़ाना है। इनका चयन मई 2025 में एफएसआईबी द्वारा 23 उम्मीदवार का प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन के बाद किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के भूमि में, कहाँ पे यह स्थान? भूमि में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। भारत को कौन सा स्थान मिला है पदक तालिका में? ठीक है, तो भारत का स्थान है इसमें ये दूसरे स्थान पे। कौन सा? ये दूसरा स्थान, ऑप्शन बी।
एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल कितना पदक जीता? 24 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहा। एथलेटिक्स एनिमेश कुजू और पारुल चौधरी के दमदार प्रदर्शन और नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद चीन ने भारत को पीछे पछाड़ दिया, जो शीर्ष पर रहा। शीर्ष मतलब चीन कौन सा? पहले स्थान पे। यह उपलब्धि एशियाई एथलेटिक्स में भारत की प्रतिस्पर्धी उपस्थिति को उजागर करती है और ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में देश की बढ़ती प्रतिभा को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अनुसंधान संचालित निजी विश्वविद्यालयों में से एक टीसीजी क्रेस्ट कहाँ स्थित है? यानी कि ये क्या? टीसीजी क्रेस्ट कहाँ स्थित है? ए पुणे में, बी बेंगलुरु में, सी हैदराबाद में या डी कोलकाता में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है ये कोलकाता में। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, कोलकाता में स्थित है ये टीसीजी क्रेस्ट। टीसीजी क्रेस्ट यानी चटर्जी ग्रुप सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे कोलकाता में। और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह विकास भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि टीसीजी क्रेस्ट देश के पहले शोध संचालित निजी विश्वविद्यालय में से एक बन गया है। उन्नत अनुसंधान और नवाचार पर इसके फोकस से छात्रों को आधुनिक नौकरी बाजार की लगातार बढ़ती मांगों, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस होने की उम्मीद है। कोलकाता में इसकी स्थापना शहर को शैक्षिक उत्कृष्टता के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक जोन यानी कि एआई सेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, डी नवा रायपुर में या डी पुणे में। सी नवा रायपुर में या डी पुणे में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना हो रही है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, नया रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी। एआई सेज की स्थापना कहाँ पर हो रही है? नवा रायपुर। ट्रैक बैक डेटा सेंटर्स द्वारा 1000 करोड़ रुपए के निवेश से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एआई सेज विकसित किया जा रहा है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य 4 उच्च क्षमता वाले डेटा केंद्रों के साथ 6 एकड़ के परिसर में फैले एआई अनुसंधान, विकास और परिनियोजन के लिए समर्पित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। यह परियोजना न केवल भारत को वैश्विक एआई दौर में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, बल्कि गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को भी अपने साथ लाने का वादा करती है। इसके अतिरिक्त इससे स्थानीय रोजगार सृजन और भारतीय राज्यों में डिजिटल विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही सेज ढांचे के तहत कर और नियामक प्रोत्साहन भी मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अंडमान और निकोबार कमांड यानी कि सिनकैन के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, बी लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को, सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को या डी लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार को। किसको नियुक्त किया गया 18वें कमांडर इन चीफ? कहाँ के? अंडमान और निकोबार कमांड का। तो इनका नाम है जनरल दिनेश सिंह राणा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति मिली है। कहाँ के? अंडमान और निकोबार कमांड का।
लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान यानी सिनकेन के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान का नेतृत्व करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक अभियानों की देखरेख करता है। कई प्रमुख सैन्य और सैनिक नियुक्तियों के अपने करियर के साथ राणा के पास एक व्यापक परिचालन अनुभव है क्योंकि उन्होंने एक पैदल सेना ब्रिगेड डिवीजन और गजराज कोर की कमान संभाली है। इससे पहले उन्होंने रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। उनकी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत के संयुक्त रक्षा नेतृत्व को और मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज 2025 में क्लासिकल गेम में विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? ए फेबियानो कारुआना, डी गुकेश, सी अर्जुन एरिगेसी या डी हिकारू नाकामुरा। किसने हराया? तो ये डी गुकेश ने, जिसने मैग्नस कार्लसन को हराया था कि उससे ये क्लासिकल गेम में विश्व शतरंज चैंपियनशिप। यहाँ पे नॉर्वे में काम कहा हुआ था, नॉर्वे में। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को एक क्लासिकल गेम में हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह जीत गुकेश की कार्लसन पर पहली क्लासिकल जीत है और इस 19 वर्षीय खिलाड़ी के तेजी से बढ़ते शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खेल की शुरुआत में मुश्किल स्थिति में होने के बावजूद गुकेश ने अंतिम गेम में खेल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उल्लेखनीय धैर्य और रणनीतिक कुशलता दिखाई। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाती है और शीर्ष स्तर की चुनौती के लिए तैयार भारतीय शतरंज प्रतिभाओं की एक नई लहर के उभारने को दर्शाती है। थैंक यू, धन्यवाद जी।